एक ऐसी जगह की कल्पना करें जो वास्तव में अस्तित्व में थी, लेकिन आज बहुत कम लोग इसकी कल्पना कर सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां लोग पैदा हुए, जीते थे, प्यार करते थे, पीड़ित हुए और मर गए, जो कि हम जो कुछ भी जानते हैं उससे बिल्कुल अलग वास्तविकता से घिरा हुआ है। अब कल्पना कीजिए कि इस जगह का पुनर्निर्माण करना संभव है, पत्थर दर पत्थर, चेहरा दर चेहरा, कपड़ा दर कपड़ा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और समय के साथ बचे रिकॉर्ड की बदौलत। आप जो देखने जा रहे हैं वह पुरातात्विक साक्ष्यों, ऐतिहासिक अभिलेखों, इतिहासकारों के वृत्तांतों और आधुनिक वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित एक दृश्य पुनर्निर्माण है। इस वीडियो के साथ की छवियों को एआई तकनीक के साथ फिर से बनाया गया था ताकि यह अनुकरण किया जा सके कि उस सुदूर समय में वे वातावरण और वे लोग कैसे रहे होंगे। यथासंभव सटीक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए हर विवरण पर सावधानीपूर्वक शोध किया गया है। यदि आपको इस प्रकार की सामग्री पसंद है जो अतीत को जीवंत करती है, तो एक लाइक छोड़े और रिकंस्ट्रक्शन दो पासादो चैनल की सदस्यता लें ताकि आप कोई भी पुनर्निर्माण न चूकें। आइए इस असाधारण यात्रा की शुरुआत करें। 1400 में भारत में एक शाही शादी को समझने के लिए हमें पहले उस समय की पूरी पिक्चर का पुनर्निर्माण करना होगा। सड़कें, इमारतें, कपड़े, आवाजें और गंध जो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। प्रत्येक सभ्यता ने मिट्टी, वस्तुओं और ग्रंथों पर निशान छोड़े हैं जो पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को प्रभावशाली सटीकता के साथ पुनर्निर्माण करने की अनुमति देते हैं कि उन प्राचीन काल में जीवन कैसा था। कहानी अधिकांश लोगों की कल्पना से कहीं पहले शुरू होती है। इस सभ्यता की जड़ें क्रमिक विकास की सदियों, शायद सहस्राब्दियों तक फैली हुई है। छोटे समुदाय विकसित हुए, खुद को संगठित किया, निर्माण, कृषि, धातु विज्ञान और व्यापार तकनीकों का विकास किया, जब तक कि वे इतने शक्तिशाली नहीं हो गए कि मानवता के इतिहास पर अपनी स्थायी छाप छोड़ सके। पिछली 2 शताब्दियों में की गई पुरातात्विक खुदाई से इस क्षेत्र में मानव कब्जे की परतें और परतें सामने आई हैं। हर परत एक अलग कहानी कहती है। कुछ समृद्धि और विस्तार दर्शाते हैं, अन्य विनाश, आग और परित्याग को प्रकट करते हैं। ये सीधे जमीन पर लिखी किताब के पन्ने पलटने जैसा है, जहां प्रत्येक पृष्ठ मानव अस्तित्व के पूरे युग को दर्शाता है। उस स्थान की वास्तुकला उस सभ्यता की शक्ति और परिष्कार को दर्शाती है जिसने इसे बनाया था। कई मीटर मोटी और ऊंची पत्थर की दीवारें शहर के मुख्य भाग की रक्षा करती थीं। रणनीतिक अंतरालों पर तैनात अवलोकन टावरों ने आसपास की निगरानी करना और किसी भी आने वाले खतरे का पता लगाना संभव बना दिया। मुख्य द्वारों को लकड़ी और कांसे से मजबूत किया गया था और पहुंच को सशस्त्र गार्डों द्वारा नियंत्रित किया गया था। दीवारों के भीतर शहर को एक स्थानिक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया गया था जो सामाजिक पदानुक्रम को दर्शाता था। सबसे शक्तिशाली लोगों के निवास स्थान सबसे ऊंचे और सबसे सुरक्षित स्थानों पर थे, जबकि आम लोग सबसे निचले और बाहरी क्षेत्रों में रहते थे। सड़कें हालांकि आधुनिक मानकों से संकीर्ण थीं, लोगों, जानवरों और सामानों की आवाजाही की अनुमति देने के लिए योजना बनाई गई थी। महल या मुख्य निवास राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक शक्ति का केंद्र था। उपलब्ध सर्वोत्तम सामग्रियों, सावधानीपूर्वक नक्काशी किए गए पत्थर के ब्लॉक, उत्कृष्ट लकड़ी और धन का प्रदर्शन करने वाले आवरणों से निर्मित यह इमारत शहरी परिदृश्य पर हावी थी। इसके आंतरिक कक्षों में दर्शकों और भोज के लिए बड़े हॉल, शासक परिवार के लिए निजी कक्ष, श्रद्धांजलि और खजाने के लिए भंडारण क्षेत्र और धार्मिक पूजा के लिए समर्पित स्थान शामिल थे। महान केंद्रीय हॉल, जिसे अक्सर पूर्वी भूमध्य सागरीय परंपराओं में मेगरॉन कहा जाता है, निवास का धड़कता हुआ दिल था। केंद्र में एक स्थायी चिमनी जल रही थी जो ऊंची छत को सहारा देने वाले स्तंभों से घिरी हुई थी। धुआं छत के एक छेद से बाहर निकल गया, जिससे रोशनी और छाया का खेल शुरू हो गया, जिससे उस स्थान को लगभग पवित्र वातावरण मिल गया। यहीं पर शासक आगंतुकों का स्वागत करते थे, दर्शकों का स्वागत करते थे, भोज की अध्यक्षता करते थे
और ऐसे निर्णय लेते थे जिससे हजारों लोगों के जीवन पर असर पड़ता था। महल के अंदर का भोजन उस समय के मानकों के अनुसार प्रचुर और विविध था। गेहूं और जौ आहार का आधार थे, जिन्हें मिट्टी के ओवन में पकाए गए फ्लैट ब्रेड और पूरे दिन खाए जाने वाले मोटे दलिया में बनाया जाता था। जैतून के पेड़ जैतून और जैतून का तेल प्रदान करते हैं, जो प्राचीन दुनिया के सबसे मूल्यवान उत्पादों में से एक है, जिसका उपयोग खाना पकाने और धार्मिक अनुष्ठानों, प्रकाश व्यवस्था और व्यक्तिगत स्वच्छता दोनों में किया जाता है। मांस मुख्य रूप से भेड़, बकरियों और शहर के चारों ओर की भूमि पर पाले गए सुअरों से आता था। कुलीनों के भोज में थाइम, अजवाइन और जीरा जैसी सुगंधित जड़ी बूटियों से बने रसीले रोस्ट शामिल होते थे। जब तट से निकटता की अनुमति थी तो मछली और समुद्री भोजन तालिका के पूरक थे। शराब का बहुतायत में सेवन किया जाता था, अक्सर शहद, जड़ी बूटियों और मसालों के स्वाद के साथ। इसे सजाए गए सिरेमिक कपों में परोसा जाता था, जो कुछ अवसरों पर कांसी या चांदी के बर्तनों की नकल करते थे। भोज महल के जीवन के केंद्रीय क्षण थे। उन्होंने न केवल खाना खिलाने का काम किया, बल्कि राजनीतिक गठबंधनों का जश्न मनाने, प्रतिष्ठित आगंतुकों का सम्मान करने, धार्मिक उत्सव मनाने और शासक परिवार और स्थानीय अभिजात वर्ग के बीच संबंधों को मजबूत करने का भी काम किया। बैठने की व्यवस्था, जिस क्रम में व्यंजन परोसे गए, शराब की गुणवत्ता, सभी ने शक्ति, स्थिति और राजनीतिक इरादे का संचार किया। भोज का निमंत्रण अस्वीकार करना अपमान था। भोज के दौरान किसी अतिथि को जहर देना सबसे घृणित अपराध माना जाता था। दिन की शुरुआत सुबह होने से पहले ही हो गई थी। नौकर और दास सबसे पहले उठते थे, अंगीठी जलाते थे, सुबह की रोटी तैयार करते थे, पानी के जग भरते थे और नए दिन के लिए कमरों को व्यवस्थित करते थे। शासक परिवार दीवारों के खुले छिद्रों से सूरज की रोशनी के प्रवाह के साथ जागता था। सिरेमिक बेसिन में लाए गए पानी से नहाता था और कपड़े पहनने से पहले अपने शरीर और बालों पर सुगंधित तेल लगाता था। कपड़ों से प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का तुरंत पता चल जाता है। अभिजात वर्ग के लोग बढ़िया ऊनी कपड़े पहनते थे, जो पौधों, खनिजों और यहाँ तक कि समुद्री मॉलस्क से निकले जीवंत रंगों से रंगे होते थे। टायरियन पर्पल म्यूरेक्स से प्राप्त प्राचीन दुनिया में सबसे महंगे रंगों में से एक था, जो सबसे शक्तिशाली के लिए आरक्षित था। लंबी पूरी स्कर्ट, फिट चोली, ओढ़ी हुई शॉल और औपचारिक लबादे संभ्रांत महिलाओं की अलमारी बनाते थे। अभिजात वर्ग के पुरुष अलग अलग लंबाई के अंगरखे पहनते थे, जो कांसी या सोने की पट्टियों से सजाए गए चमड़े के बेल्ट से बंधे होते थे। औपचारिक अवसरों पर वे अपने कंधों पर भारी लबादा पहनते थे, जो धातु के फाइबुला से सुरक्षित होते थे। योद्धा प्रबलित चमड़े का कवच पहनते थे, जिसमें कभी कभी कांसे की प्लेटें सिल दी जाती थी। हेलमेट, जो सिर और गर्दन की रक्षा करते थे, और चमड़े से ढकी भारी लकड़ी की ढालें रखते थे। आभूषण शक्ति और धन का एक अनिवार्य प्रतीक थे। शाही महिलाओं के सिर पर बारीक ढंग से गढ़े गए सोने के घेरे सुशोभित होते थे। लटकते झुमके, सोने की कई पंक्तियों वाले हार, कारेलियन और लापीस लाजुली मोती, सर्पिल कंगन, उत्कीर्ण मोहरों के साथ अंगूठियां और विस्तृत हेयरपिन ने बेहद परिष्कृत सुनार का प्रदर्शन किया। प्रत्येक टुकड़ा विशेष कारीगरों द्वारा हस्तनिर्मित किया गया था, जिन्होंने ग्रैन्युलेशन, फिलाग्री और रिपोजे जैसी तकनीकों में महारत हासिल की थी। कपड़ा उत्पादन उस समय महलों में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों में से एक था। सैकड़ों महिलाएं ऊर्ध्वाधर करघों पर काम करती थीं, ऐसे कपड़े बनाती थीं जिनका उपयोग न केवल कपड़ों के रूप में किया जाता था, बल्कि मुद्रा, राजनयिक श्रद्धांजलि और धार्मिक प्रसाद के रूप में भी किया जाता था। बुने हुए पैटर्न की गुणवत्ता और जटिलता उन लोगों की संपत्ति और प्रतिष्ठा का संचार करती थी जिनके पास ये थे। उस समय के महलों में पाए गए प्रशासनिक अभिलेखों में हजारों भीड़ें, कई गज ऊन
और टन कपड़ों की सूची है जो इस उत्पादन के औद्योगिक पैमाने का खुलासा करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में धर्म ने बिल्कुल केंद्रीय भूमिका निभाई। दीवारों के अंदर और बाहर स्थित मंदिरों और अभयारण्यों में प्रतिदिन आबादी का आना जाना लगा रहता था। देवता अनेक थे और उनके कार्य परस्पर जुड़े हुए थे। युद्ध के देवता, उर्वरता की देवी, नाविकों के रक्षक, फसल के संरक्षक। जीवन के प्रत्येक पहलू में एक संबंधित देवता होता था और प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य से पहले प्रार्थना, भेंट या भविष्यवक्ताओं से परामर्श किया जाता था। अनुष्ठानों में पत्थर की वेदियों पर चढ़ाया गया भोजन प्रसाद, पवित्र भूमि पर डाली गई शराब और तेल की आहुतियां, विशेष पुजारियों द्वारा की जाने वाली पशु बलि और संगीत वाद्ययंत्रों और मंत्रों की ध्वनि के बीच शहर की सड़कों पर घूमने वाले गंभीर जुलूस शामिल थे। महामारी, सूखा या सैन्य खतरों जैसे संकट के समय में अनुष्ठान तेज हो गए और इसमें असाधारण प्रसाद और सामूहिक तपस्या शामिल हो सकती है। शाही महिलाएं धार्मिक सेवाओं में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। उस समय की कई परंपराओं में उच्च दर्जे की पुजारिनें शासक परिवार की सदस्य थीं और उनके कर्तव्यों में समारोहों की अध्यक्षता करना, संकेतों की व्याख्या करना और मंदिरों की देखभाल करना शामिल था। इस अवधि के कलात्मक चित्रणों में महिलाओं को विस्तृत औपचारिक वेशभूषा पहने, प्रसाद धारण करते हुए, जुलूसों का नेतृत्व करते हुए और पवित्र वेदियों के सामने अनुष्ठान करते हुए दिखाया गया है। मृतकों के साथ आदर और श्रद्धा से व्यवहार किया जाता था। अभिजात वर्ग के सदस्यों के अंतिम संस्कार में जुलूस, अनुष्ठान, विलाप, भोजन और पेय की पेशकश और पत्थर से बनी कब्रों में शरीर को रखना शामिल था। व्यक्तिगत वस्तुओं, हथियारों, गहनों और चीनी मिट्टी की चीजों को मृतकों के बगल में रखा जाता था ताकि वे परलोक की यात्रा में उनका साथ दे सके। सबसे महत्वपूर्ण राजाओं और योद्धाओं की कब्रों में जानवरों की बलि और चरम मामलों में मानव बलि भी शामिल हो सकती है। व्यापार ने इस क्षेत्र को शेष ज्ञात विश्व से जोड़ा। व्यापारी सुदूर देशों से विदेशी उत्पाद लेकर आए। अफगानिस्तान से लापीस लाजुली, कॉर्नवॉल से टिन, बाल्टिक से एम्बर, लवण से मसाले, मिस्र से पपीरस, अफ्रीका से हाथी दांत। बदले में उन्होंने बढ़िया कपड़े, जैतून का तेल, शराब, सजावटी चीनी मिट्टी की चीजें और काम की धातुएं ली। प्रत्येक लेन देन वस्तुओं के साधारण आदान प्रदान से कहीं अधिक था। ये एक कूटनीतिक बातचीत थी जिसमें उपहार, गठबंधन और वादे शामिल थे। शहर के बाजार गतिविधि के जीवंत स्थान थे। रंग बिरंगे कपड़ों से सजे स्टॉलों पर हर तरह का माल प्रदर्शित था। मसालों की गंध भूरे चमड़े और गर्म धातु की गंध के साथ मिल गई। अपने माल का विज्ञापन करने वाले व्यापारियों की आवाजें, जानवरों के शोर, औजारों की खड़खड़ाहट और विविध भीड़ की निरंतर गूंज के साथ प्रतिस्पर्धा करती थी। उस समय सिक्के अस्तित्व में नहीं थे। आर्थिक प्रणाली प्रत्यक्ष विनिमय और मानकीकृत धातु भार पर आधारित थी, जो मूल्य की इकाइयों के रूप में कार्य करती थी। शहर की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को नियंत्रित करना, इसकी संपत्ति और इसकी भेद्यता दोनों का स्रोत थी। जिसने भी इन मार्गों को नियंत्रित किया, उसने धन के प्रवाह को नियंत्रित किया और इसने सहयोगियों और दुश्मनों को समान रूप से आकर्षित किया। गुजरने वाले जहाज़ों पर लगाए गए कर, प्रवेश करने और छोड़ने वाले माल पर कर और कुछ उत्पादों पर एकाधिकार ने एक निरंतर आय की गारंटी दी, जो सेना, मंदिरों और सार्वजनिक कार्यों के निर्माण को वित्त पोषित करती थी। आज जो कुछ बचा है वो पत्थर, चीनी मिट्टी के टुकड़े, हड्डियां और खंडहर हैं, लेकिन कृत्रिम बुद्धि के साथ पुनर्निर्माण के माध्यम से उन गलियारों, उन भोजों, उन कपड़ों और उस दुनिया की फिर से कल्पना करना संभव है जहां वास्तविक लोग रहते थे, प्यार करते थे, लड़ते थे और मर जाते थे। इस वीडियो में प्रस्तुत छवियां पुरातात्विक डेटा और ऐतिहासिक अभिलेखों पर आधारित सिमुलेशन है, जो अतीत को दृश्य रूप देने का एक प्रयास है
जो अन्यथा केवल प्राचीन इतिहासकारों के शब्दों और पुरातत्वविदों की रिपोर्टों में मौजूद होगा। इतिहास अस्तित्व में था, लोग अस्तित्व में थे, और वो कथा जो उस दुनिया को हमारी दुनिया से जोड़ती है, सदियों या सहस्राब्दियों के बाद भी मानवता को मोहित करती रहती है। कोई भी अन्य कथा प्रेम, युद्ध, राजनीति और त्रासदी को इतने सशक्त ढंग से एक ही स्थान पर लाने में कामयाब नहीं हुई है, और इसीलिए इतने समय के बाद भी हम उन दीवारों, उन चेहरों और उस जीवन को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी अस्तित्व में थे, और अब प्रौद्योगिकी के लिए धन्यवाद हम अपनी आंखों से फिर से देख सकते हैं।